जी बिल्कुल सर, संतुष्टि कैसे सफलता को रोक पाएगी। कलना चलती का नाम गाड़ी है सर, चरत वेद, हमारा वेद कहता है कि आदमी चलता रहे, ये रहना यही जीवन है सर, निरंतर चलता रहे। नदियां हैं, पहाड़, सब नदियां देखिए हमारा प्रकृति से आप लीजिए, हमेशा कल बहती रहती है, वही नदी है। अगर रुक जाएगी तो नदी नहीं रह जाएगी, नाला रह जाएगा सर। जी हाँ, आप देख रहे हैं डाइन टैंगल्ड रेडियो गणस्थली 89.6 FM। और आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल है, बहुत ही ऐतिहासिक पल है। शिक्षा जिसके बिना मानव का जीवन शायद निरर्थक होता है जी। और उस शिक्षा की अगर हम बात करें तो गोंडा में जनपद में एक बहुत बड़ा नाम सरजू प्रसाद कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज का है जी सर। और आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत उपस्थित हैं जिनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिए दिखाने के बराबर होता है। कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है जी। कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहाँ बनता है जैसा तू बनाता है। बना तो लेते हैं सब लोग फूल कागज के, मगर क्या कोई ऐसा भी है जो खुशबू बनाता है। जी हाँ, तो खुशबू बनाने का काम ऊपर वाले ने अपने हाथ में ले रखा और यहाँ पर नीचे भेजा गुरु को। जी हाँ, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक शख्स से नहीं बल्कि एक शख्सियत से। जी हाँ, हमारे साथ उपस्थित हैं सरजू प्रसाद कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती गिरिजा मिश्रा जी। जी बहुत बहुत प्रणाम आपको और चरण स्पर्श। जी सर। शिक्षा की जगत में एक अखंड ज्योति जो है वो सरजू प्रसाद कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज ने जला रखी है जी सर। और सौभाग्य है हम सबका कि आप वहाँ की प्रधानाचार्य हैं और हमारे साथ आज स्टूडियो में है जी। तो अपने जीवन के सफर के बारे में, शुरुआत का जीवन और इसके पश्चात शिक्षा क्षेत्र में आना, क्यों कुछ ऐसा चुना आपने, कुछ जरा अपने बारे में बताइए। सर हम लोग तो गाँव के थे जी, बहनान जी, परसा उदयकर मेरा गाँव है जी, जहाँ से और ब्राह्मण जाति से मैं थी, जहाँ नारी शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा बहुत कम थी, पुरुष प्रधान था। और हमने सोचा कि जैसे मेरे चाचा लोग पढ़ते हैं वैसे मैं क्यों ना पढ़ूं जी। तो मैंने भी बाबा से कहा कि बाबा हम भी स्कूल जाएंगे और हम भी पढ़ेंगे जैसे कि चाचा जाते हैं। तो जब चाचा स्कूल जाते थे तो मेरा प्राइमरी स्कूल थोड़ी दूर पे पड़ता था, तो मैं क्या करती थी, तख्ती लेकर के, झोला लेकर के चाचा की साइकिल को रोक लेती थी और कहती थी चाचा हमें भी स्कूल ले चलो। और मेरे चाचा जाते थे और उस स्कूल में हमें बैठा करके और आगे इंटर कॉलेज, जनता इंटर कॉलेज में चले जाते थे पढ़ने के लिए। और मैं शुरू से अपने चाचा लोगों को देख करके, पापा लोगों को देख करके, मेरे पापा भी वकील थे, तो मैं सोचती थी कि ये जो गाँव में लड़कियों के प्रति थोड़ा सा अंधविश्वास है कि लड़के ही पढ़ते हैं, लड़कों के लिए ही शिक्षा है, लड़कियों के लिए नहीं है। बहुत पढ़ी तो 2, 3, 4, 5 इसके आगे नहीं जी। तो हमने देख करके हमने कहा हम भी जैसे मेरे पापा है, मेरे चाचा है, इस जैसे मेरे सर हैं, मैं भी ऐसे बनूंगी आगे चल करके। और वो हमने तपस्या किया और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ जी। और इस तपस्या में हम ये जानना चाहते हैं, कहा जाता है कि हर कामयाबी के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है जी। तो आपकी कामयाबी के पीछे क्या कहानी रही? मेरी माँ वो पढ़ाई की बहुत ध्यान देती, क्योंकि मेरी माँ शिक्षित नहीं थी जी, लेकिन बहुत अच्छी थी। तो कहती थी कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई में ही सब कुछ है, वरना तुम भी जैसे मैं हूँ गांव की चार दीवारी में, घर की चार दीवारी में बंद हो गई हूँ, ऐसे आप भी बंद हो जाएंगे। और आप आगे बढ़िए और जैसे आपके पापा पढ़े हैं इतने अच्छे हैं, जैसे आपके चाचा जाते हैं सूट बूट पहन करके, क्योंकि घर में कोई कमी नहीं थी। बाबा मेरे जमींदार थे, लेकिन थोड़ा सा जो लड़कियों का बाहर निकलना ये उनको नहीं अच्छा लगता नहीं। हाँ, तो मतलब वो फिर उस जंजीर से बाहर कैसे निकल पाई आप? अपनी माँ के सहयोग से? बस ऐसे माँ के सहयोग से। मेरी माँ कहती थी अगर स्कूल नहीं जाओगी, यह सच है सर, तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। क्या बात तो मैं क्या करती थी, जब मेरे बाबा खाना खाने जाते थे तो मैं बाबा के साथ कहते थे चलो बेटा पानी रखो। अच्छा। तो मैं बाबा के साथ खाना खाने जाती थी, तो बाबा कहते थे कि दुल्हन इनको भी खाना दो, बिटिया को भी। तो मेरी मम्मी सर हिला देती थी इनको खाना नहीं देंगे क्योंकि ये स्कूल नहीं आज गई है। अच्छा, मतलब बचपन में जो आपने पढ़ाई की वो मजबूरी में की और बाद में ये आपका पैशन बना? नहीं, मजबूरी में नहीं, ललक तो थी जी। हाँ, थोड़ा यहाँ विरोध भी हुआ, हाँ। लेकिन ललक थी कि पढ़ने के लिए।
और खूब पढ़ाई की? खूब पढ़ाई किया सर। अच्छा, किस स्ट्रीम से रही हैं आप इंटरमीडिएट तक? मैं वो आर्ट साइंस थी। अच्छा, और इसके पश्चात आपने ग्रेजुएशन किया? जी, बमनान आचार्य नरेंद्र से सर। जी, और फिर मैं देख रहा हूँ कि संस्कृत और समाजशास्त्र, जी सर, दो अलग अलग विषय हैं जी, तो इन दोनों विषयों का कॉम्बिनेशन कैसे मन में आया चुनने जी? ये जो संस्कृत है हमारी भाषा है, जितनी भी भाषाएं बनी हैं, जो भी अक्षर है, हमारी संस्कृत से ही की देन है जी। जो भी उर्दू है, पाली है, प्राकृत है, संस्कृत है, ये हमारी संस्कृत जो मातृभाषा है, इसी से उत्पन्न हुए हैं। तो संस्कृत मेरा बड़ा अच्छा लगाव था, तो मैंने संस्कृत से भी एमए किया, और सोशियोलॉजी सामाजिक वातावरण को देखते हुए कि हम भी इसमें काम करेंगे, तो मैंने समाजशास्त्र से भी एमए किया सर। तो मतलब कहा जाता है भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गिरिवाद भारती, जी जी, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, यानी विश्व की सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा श्रेष्ठ है। तो फिर सभी भाषाओं की जननी सर संस्कृत है। तो अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें, तो आजकल तो हम इंग्लिश को जो है वो संस्कृत को डेड लैंग्वेज मान रहे हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मतलब आजकल की जनरेशन को हम संस्कृत से कैसे जोड़ पाए? लेकिन जो अक्षर है जी, वो हमारी संस्कृति है जी। तो मतलब हम देखते हैं कि ना, बच्चों का एक वो होता है कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो हमको ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, ये होना चाहिए सर, इसका भी स्कोप होना चाहिए। हाँ, तभी हमारी संस्कृत का लोग ज्यादा महत्व देंगे। मतलब आजकल थोड़ा सा स्कोप नहीं है, तो थोड़ा सा क्या किया जाए कि संस्कृत का स्कोप बढ़े? अनिवार्य कर दिया जाए भाषा के रूप में जी, संस्कृत को अनिवार्य कर दिया जाए। अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो संस्कृत हमें पढ़ना अनिवार्य है। हाँ, संस्कृत पढ़ना अनिवार्य जी, तभी हमारी हिंदी भाषा भी अच्छी होगी, क्योंकि स्वर, व्यंजन, मात्राएं, ये सब हमारी संस्कृत का ही है। अगर हम मूल में नहीं जाएंगे तो जो हमें डाल से कुछ पता नहीं चलेगा। एग्जैक्टली मैम। तो मतलब संस्कृत भाषा का ऐसा कोई श्लोक जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो या जिसने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया हो? जी, वो विद्या ददाति विनयम। जी हाँ, कि विद्या ही विनय को प्रदान करती है। इसको चोर नहीं हर सकते हैं। हाँ। चोर नहीं चुरा सकते हैं। राजा इसको भय दिखा करके हरण नहीं कर सकता है, और न भय इसको जबरन मार सकता है, क्योंकि विद्या ही वो शस्त्र है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं और समाज में ज्ञान की ज्योति हम जला सकते हैं सर। जी हाँ, बिल्कुल। इंग्लिश में भी कहा गया पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। जी सर, कलम में तलवार से ज्यादा ताकत है। पेन में है, तलवार से ज्यादा पेन में ताकत है सर। और इस कहा भी जाता है कि जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। तो वास्तव में कलम में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत है। और आप समाज को देख रही हैं, आपने समाजशास्त्र से किया। जी सर। तो आज के 15-20 साल के पहले का समाज और आज का समाज, क्या इन दोनों में आप कुछ विरोधाभास पाती हैं? क्या कुछ अंतर क्या पाती हैं? थोड़ा बहुत है, विरोधाभास है। क्या है मतलब? पहले अच्छा था जैसे पहले शिक्षा का क्षेत्र है जी, तो पहले शिक्षा सिर्फ पुरुषों के लिए थी जी। हम बीच की बात कर रहे हैं, हम प्राचीन की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, लड़कियों के लिए कम था जी। लेकिन आज जो है वो बराबर का दर्जा दिया जा रहा है कि जैसे लड़के पढ़ें वैसे हमारी लड़कियां पढ़ें। जो नारी ज्ञान स्थली है वो इसका मुख्य केंद्र है। लड़कियों की आज भी शिक्षा वो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से दे रही। नहीं, आप वहाँ से भेजती हैं, हम यहाँ पढ़ाते हैं, तो आप नींव रखती हैं मतलब बालिकाओं की शिक्षा की। तो मतलब सोशल मीडिया के जमाने में या नेट का जब जमाना आ गया, चैट जीपीटी का जमाना आ गया, आजकल का युग जो आ गया, तो आपको लगता है क्या इससे जो अध्यापकों का महत्व है वो हमारे समाज में कुछ कम हुआ है, पहले कुछ ज्यादा था? ना सर। हाँ। अध्यापक का, गुरु का गरिमा कभी खत्म नहीं होगी। हाँ। जो और कहाँ बटन दबाएंगे कि आपका कंप्यूटर ऑन होगा, ये गुरु ही बताएगा। हाँ, जैसे या तो छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो अपने प्रश्न का उत्तर गूगल पर ले लेते हैं। है। और हम लोग थे कि एक प्रश्न अगर नहीं लगता था तो उसके उत्तर के लिए जाना पड़ता था और परिश्रम करना पड़ता था। है। तो चीजें बहुत ही मतलब कठिनाई से उपलब्ध होती थी। हाँ, तो आज सर विज्ञान बहुत तेज हो गया। हाँ। ये मानते हैं हम सब। टेक्निकल का जमाना है, लेकिन वो टेक्निकल कौन सिखाता है? ये गुरु ही सिखाता है। हाँ, मतलब गुरु की इतनी महिमा है सर। अब गुरु के बिना ज्ञान नहीं है सर। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपका कंप्यूटर खराब हो जाएगा, आपका कंप्यूटर कौन बनाएगा? जब तक ज्ञान नहीं होगा कोई स्विच ऑन नहीं कर सकता है। तो ये तकनीक आपको गुरु ही जो भी आपको शिक्षा दिया है उस बारे में छोटी सी आपको सिखाया रास्ता चलना, तो वो भी आपका गुरु है।
अच्छा, और गुरु को हम कई रूप में देख सकते हैं, जैसे आपकी गुरु आपकी माता जी रही। हाँ सर, प्रथम पाठशाला तो माँ ही होती है सर, परिवार और प्रथम विद्यालय उसका घर होता है सर। जी, तो मतलब ऐसी स्थिति में आपने जब समाज शास्त्र की ओर चलते हैं, हम तो देखते हैं तूने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मतलब आप ने देखा कि इस समय जो बच्चे पढ़ रहे हैं जी, और आज के 10, 15, 20 साल पहले जो विद्यार्थी पढ़ते थे, क्या इन दोनों के बीच में आपको कोई जनरेशन गैप जैसी चीज देखने को मिलती है कि तब की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में कुछ अंतर, या कुछ जो सुधार हम कर सकते हैं, या कुछ पहले अच्छा था आज नहीं है, या आज कुछ अच्छा है जो पहले नहीं था? तो अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या निकलेगा? अच्छाई और बुराई हमेशा साथ लगी रहती है जी। किसी भी जमाने में, किसी भी समय में हम ये नहीं कह सकते हैं समय के अनुसार कि ये बुरी थी ये अच्छी है। हम दोनों को मिला करके एक नई चीज बना सकते हैं, वही आज ये टेक्निकल है सर। ज्ञान तो हमारा प्राचीन ही है। मतलब हमने देखा कि मतलब पहले जो मतलब बच्चे पढ़ते थे जी, और आज के जो विद्यार्थी हैं, तो जो इस 10-15 साल के बीच में जो गूगल आया, उसके आने के बाद और आज का समय, तो इन दोनों के बीच अगर हम एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो आपको लगता है कि कहीं कुछ चीजें हैं जो अच्छी हुई, या कहीं कुछ ऐसा हो जो? नहीं सर, समय के अनुसार अच्छी हुई, समय के अनुसार अच्छी समय के अनुसार अच्छी हुई। और अभी जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जी। तो बहुत सारे व्यक्तियों से हमारी बातचीत हुई इसको लेकर के, तो कुछ ने कहा कि ये जो है वो पॉजिटिव अप्रोच है, और कुछ का मानना ये था कि इसमें नकारात्मक चीजें भी हैं। तो जैसे बीए बच्चे 1 साल पढ़ते थे, अब सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं जी, या पहले फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 11th और 12th का पेपर एक होता था, खाली 12th का पेपर विषय को हल्का कर दिया गया, सिलेबस कम कर दिया गया। जी, पहले 2 पेपर होते थे, 3 पेपर होते थे, अब 1 पेपर होने लगे 100 के। तो क्या लगता है आपको कि मतलब पहले वाला ठीक था कि ये वाला ठीक है? नहीं, अपने समय में वो भी सही था, ये भी सही है। नहीं, जैसे मतलब अगर सिक्के के 2 पहलू होते हैं जी, तो अगर हम दोनों पहलुओं की बात करें तो आप किस पहलू पर ज्यादा फोकस करेंगी? आज का मतलब आज का। तो हमने देखा कि जब हम लोग पढ़ते थे तो मैथ्स की 6 बुक्स होती थी, बच्चा उनको पढ़ कर जाता था और फिर इंटरमीडिएट का पेपर देता था। आज इतनी एक ही किताब है, तो मतलब क्या तब बच्चे मानसिक रूप से ज्यादा परिश्रम करते थे और आज ये श्रम कम हो गया है, ऐसा मानती हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। श्रम तब भी था, श्रम आज भी है। मतलब उतना बिना मेहनत के कोई नहीं, अगर एक लेसन है तो बिना मेहनत के हम उसको तैयार नहीं कर सकते। अच्छा जी सर, परिश्रम तो तब भी था, आज भी है। बिना परिश्रम के हम नहीं आगे जा सकते। अच्छा, आप जब बच्चियों को पढ़ाती हैं तो बीइंग अ टीचर सबसे पहले आप बच्चों में क्या करती हैं? क्या करते हैं, देखते हैं कि बच्चा आज पढ़ने वाला है कि नहीं है, मूड है कि नहीं है। पहले तो हम उसको देखते हैं कि उसका मूड है पढ़ने के लिए, और फिर हम पढ़ाते हैं उसको। अच्छा, कल्पना कीजिए कि बच्चे का पढ़ने का मूड नहीं है, तो उसका पढ़ने का मूड कैसे बनाया जाए? ये कुछ जनरल नॉलेज, कुछ किस्सा कहानी, कुछ ज्ञानवर्धक कहानियां सुना करके उसका मूड हम लोग थोड़ा सा बदल देते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो है प्राइमरी के हैं, बीच के हैं, तो जबरदस्ती हम ज्ञान नहीं थोप सकते कि आप बैठिए पढ़िए। जहां हम उसको डांट दिया वहां वो फिर उसका मूड खराब हो जाएगा। जी, तो प्यार से समझा करके किस्से कहानी के द्वारा कुछ उसको हम फिर उसका मूड बदल सकते हैं पढ़ाई की चीज। जी, उसी बिंदु पर आ रहे थे कि मतलब अनुशासन सिर्फ डंडा ही है या कुछ और भी? ना, डंडा से तो और विरोधात्मकता आ जाती है सर। डंडा ही सब कुछ नहीं है। हाँ, भय है, आदमी को अनुशासन में लाने के लिए भय दिया जाता है, लेकिन हर चीज डंडे से आप नहीं काबू कर सकते हैं। मैं नहीं मानती। कहीं पढ़ा भी कि भय बिन होए न प्रीत। ना, ठीक है, वो मतलब वो अनुशासन से हम, डंडा तो अलग चीज, लास्ट नहीं, मतलब अनुशासन भय अल्फासा आएगा तो थोड़ा सा होना चाहिए। वो कैसे बच्चों के अंदर आप क्रिएट करती हैं कि मतलब उनको समझा के, उनको बता करके कि जो आज कर रहे हो वो कल आपके लिए हानिकारक है, बच्चों ये काम मत कीजिए, अच्छे से रहिए। और नहीं मानता है तो उसके गार्जियन को बुलाया जाता है, समझाया जाता है कि भाई बच्चा आपका इस तरफ जा रहा है, आप देखिए इसको। क्या बात, मतलब अपना अपने 100% ईमानदारी के साथ दिया, और आपको लगा कि जब चीजें थोड़ा सा ज्यादा बिगड़ रही हैं, ज्यादा बिगड़ रही है,
पेरेंट्स को भी उसमें उसमें इन्वॉल्व करेंगे, शामिल करेंगे, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष। पहले तो परोक्ष करेंगे। हाँ। कि बच्चे को यह ना पता चले कि हमारी मैडम ने बुलाया है और हमारी बात, हमारी शिकायत, क्योंकि बच्चा वहां फिर पढ़ने से घबराता है, स्कूल आने से घबराने लगता है। अच्छा। हाँ सर, मतलब ये भी बात है। विद्यालय आने से बच्चे घबराए ना। हाँ, घबराए ना, डेली बच्चे आए, अपनी प्रेजेंटी दे, पढ़े, हम लोग ऐसा माहौल बनाते हैं। और मतलब इस माहौल को जब पढ़ रही थी, हाँ। तब जो माहौल क्लासरूम का होता था और आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्लासरूम हाँ, का सर, पहले बहुत भय था। पहले हम लोग सर को देखते थे, अगर गांव में सड़क पे कहीं सर जा रहे, पंडित जी, हमारे तिवारी पंडित जी थे, बचपन में 5वीं में जब मैं पढ़ती थी, तो हम लोग जब देख लेते कि पंडित जी साइकिल से आ रहे हैं, तो हम लोग छोड़ देते थे और जा करके कहीं दुपक जाते थे। इतना डर था, इतना भय था सर से। आज नहीं, आज तो बराबर की बातें होती है, पढ़ाते हैं, उनका जो होता है हम लोग बताते हैं, जो क्वेश्चन होता है, कभी वो नहीं जान पाए, कभी हम लोग आकर के उनको बताते हैं कि बच्चों ऐसा है। भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, और जब आपने अपने करियर की शुरुआत की जी, तो मतलब किस विषय को आपने ज्यादा प्रधानता दी? संस्कृत को सर। संस्कृत को ज्यादा प्रधानता? हमें बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि देववाणी है, मधुरवाणी है। और फिर संस्कृत के बाद समाजशास्त्र की ओर कैसे मुड़ी आप? मतलब क्या मन में प्रेरणा जागी? हाँ सर, जागी कि अब हमें एक और कर लेना चाहिए। मेरे पास टाइम भी था, तो बीए में मेरा 2 सब्जेक्ट होता है लास्ट, जी, संस्कृत और समाजशास्त्र। तो संस्कृत से मैं एमए हो गई थी, फिर हमने कहा लाइए डबल सब्जेक्ट करें। जब जिस सर को देखते थे, ये डबल है, ये भूगोल से है, राजनीति से भी है, हिंदी से भी है, तो मेरा भी मन करता था कि लाइए हम भी सोशियोलॉजी से एमए कर ले और हमें उसके भी बारे में अच्छा। तो किस विषय ने आपको ज्यादा सिखाया? आपको क्या लगता है, मतलब आपकी, अगर आप अपने जीवन को देखती हैं तो उसमें संस्कृत का महत्व ज्यादा पाती हैं या फिर समाजशास्त्र का? संस्कृत का जी, ये आध्यात्मिक विषय है सर। जी जी, जितने भी हमारे ज्ञान विज्ञान है सब संस्कृत में है सर। अच्छा, आपके विद्यालय की एक विशेषता देखी मैंने। हाँ सर, बताइए। गया था एक बार, तो सरजू प्रसाद कन्या पाठशाला, मतलब तो वहां पर मैं गया, तो एक जगह आपकी क्लास में विषय सूची लगी हुई है कि टॉपर की सूची लगी। जी सर, लगी रहती है ईयर वाइज। हाँ, ईयर वाइज। तो मैंने गया था आपके विद्यालय में, तो मैंने देखा कि सूची लगी हुई थी और 1980, जी, मुझे सन भी याद है, पहला नाम लिखा हुआ था, पहला सन था 1980 का। 80 का। तो उसमें जो नाम था वो नाम था कुमारी आरती सिन्हा मैडम। हाँ, तो मैंने देखा, तो वो उसकी एक फोटो मैंने क्लिक कर ली, वो मेरे पास है भी। आज भी है वो सूची में नाम। जी, आज भी है। तो और कल की वही कुमारी आरती सिन्हा आज की डॉक्टर नंबर 1 थी अपने जमाने की। हमारे विद्यालय मुझे तो ये पता चला कि नंबर 1 थी। मुझे ये पता चला कि उस विद्यालय की ही नहीं, बल्कि वो उस पूरे जनपद की, वो भी एक शिक्षा क्षेत्र में एक उदाहरण है आज भी। और आज वही जो कल की कुमारी आरती सिन्हा थी, वो आज डॉक्टर आरती सिन्हा है, और सरस्वती देवी नालिका नस्ली महाविद्यालय की प्राचार्य है। जी सर। तो मतलब आपके विद्यालय ने एक से एक नए कीर्तिमान गए हैं, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा। पहले वही विद्यालय था लड़कियों के लिए सर, तो मतलब बहुत बढ़िया चला वो विद्यालय, आज भी चल रहा है लड़कियों। हम लोग तो अपनी प्राचार्य महोदया से ही उनके संरक्षण में आगे बढ़ते हैं, तो हम सोचते हैं कि मतलब अगर वो इतना अच्छा जानती हैं, तो जो उनको पढ़ाई रहा होगा बहुत अच्छा, उसके पास। मैं तो देखी नहीं, लेकिन हाँ कुछ झलक मिले मुझे, बहुत अच्छे सब थे, बहुत बढ़िया थे, गुरुवर को प्रणाम ऐसे। अच्छा जी सर। तो अब अगर हम समाजशास्त्र की बात करें, तो फिर आज का जो समाज है, ये कहीं ना कहीं जैसे आप फिल्मों में देखिए या सीरियल्स में देखिए, जी सर जी, तो उसमें थोड़ा सा लगता है कि हाँ, ये निगेटिव चीजों को समाज की ज्यादा ला रहा है, नकारात्मक बिंदु हमको पर्दे पर ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, ज्यादा दिखाई दे रहा है, और सकारात्मकता थोड़ी सी कम है। क्योंकि उसका है सर, क्योंकि जो आदमी आज का आदमी है भौतिकवादी हो गया है। वो सोचता है कि हमें लाभ तुरंत मिल जाए, 2 दूना 4 नहीं, 2 दूना 8 पे जाता है, सोचता है, और यही सोच कहीं कहीं यही उसको पतन पे ले जाता है। 2 दूना 4 ही रहना चाहिए सर, तो ज्यादा अच्छा है। मतलब मैं तो यही कहूंगी, जो सही है। हम छलांग ना लगाएं, छलांग लगाना कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, मतलब
अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते हमने पढ़ा विलियम वर्ड्सवर्थ को, तो उन्होंने कहा द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। जी सर। तो वहां पर भी उन्होंने कहा था कि हाँ, ये भौतिकवादी चीजों का उपभोग हम कम करें, अधिक से अधिक हमारे पास कितना हो, ये पाश्चात्य संस्कृति है, और कम से कम कितनी चीजों में हम सर्वाइव कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। तो मतलब उस सोच को, जो सोच है हमारी, उसको हम किस प्रकार से समाज में लेकर के आए कि व्यक्ति एक बार पुनः उस भौतिकवादिता को छोड़ करके और अध्यात्म की ओर या ज्ञान की ओर या शांति की ओर बढ़े। जी, शांति तभी मिलेगी जब हमें संतोष मिलेगा। तो मतलब बिना संतोष के हमें शांति नहीं मिल सकती। एक सिक्के के दो पहलू है। आज हमने 10 कमाया, कल हमें लालच के 20 कमाए, और उस 20 को हम कैसे 100% बना दे, तो गलत तरीके से। भाई जब 2 दूने 4 है तो 100 नहीं हो सकते हैं। मैं एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल सही। लेकिन ये अगर हो गया कि आपके अंदर सेटिस्फैक्शन आ गया, संतुष्टि आ गई, तो ऐसी स्थिति में जो सफलता है वो वहीं पर ना, संतुष्टि सफलता की कुंजी है। अच्छा। जी बिल्कुल सर, संतुष्टि कैसे सफलता को रोक पाएगी? जैसे मान लीजिए हमने 20 रुपए कमाया और हम रुक गए कि ठीक है 20 हमको रुकने की बात नहीं है। हाँ, चलती का नाम गाड़ी है सर। चरत वेद, हमारा वेद कहता है कि आदमी चलता रहे, ये नहीं कि हम रुक जाएं। हाँ, रुकना हानिकारक है। जीवन के लिए चलते रहना, यही जीवन है सर। निरंतर चलता रहे। नदियां हैं, पहाड़, सब नदियां देखिए, हमारा प्रकृति से आप लीजिए, हमेशा कल बहती रहती है। वही नदी है, अगर रुक जाएगी तो नदी नहीं ले जाएगी, नाला रह जाएगा सर। क्या बात कही आपने। अगर ठहर गया, ठहराव नहीं होना चाहिए। जीवन का नाम है चलते रहना, चाहे जिस क्षेत्र में हो। जी हाँ, वेद कहते हैं चले वेति, मतलब आगे बढ़ो, और ठहरा हुआ तो पानी भी सड़ जाता है सर, और बहता हुआ पानी कभी नहीं सड़ता, निर्मल रहता, स्वच्छ रहता, वो पिया जाता है। जल है, गंगा है हमारे लिए पवित्र। अच्छा, तो मतलब आपका जो एक्सपीरियंस रहा, अब आते हैं कि आप कभी भी जब छात्रा रही होंगी और आज तो आप बहुत ऊंचे मुकाम पर हैं। ये तो आप लोगों का नहीं, तो फिर मतलब उस समय में और आज के समय में जब नारियां शिक्षित कम थीं, आज नारियां बहुत शिक्षित हैं और बहुत अच्छे पोस्ट पर भी। इसके पहले अगर हम उदाहरण लें तो उसके पहले हमारे जिले की जो डीएम थी, वो भी एक महिला, आज भी है, हमारी श्री प्रियंका निरंजन जी है। अगला सवाल आपके व्यक्तिगत जीवन से करते हैं मैम। मतलब जब कभी भी हम किसी सेलिब्रिटी से मिलते हैं तो उससे एक सामान्य सा प्रश्न किया जाता है कि जैसे धोनी से पूछा गया कि अगर आप क्रिकेटर न होते तो क्या होते। अमिताभ बच्चन से भी पूछा गया था कि अगर आप एक्टर न होते तो क्या होते। हम जानना चाहते हैं कि अगर आप अध्यापिका न होती तो क्या होती। हम सुरक्षा सेवा में होते, मतलब पुलिस विभाग में। अच्छा। हाँ, हमको अच्छा लगता था पुलिस विभाग। हमें 2 ही विभाग अच्छे लगते थे, प्रथम तो पुलिस विभाग और सेकंड अध्यापक। मतलब आपकी प्राइमरी? हाँ, मैं गई थी वहां तक। अच्छा। बीए में जब सेकंड ईयर में थी तो निकला था, वाटिसी गोंडा में आई हुई थी मैं, और यादव सर एसपी थे उस समय, तो मेरा सब हो गया था मैम, है ना। बस मेरा वजन कम हो गया था, 43 किलो मेरा निकला। उस समय न्यूनतम वजन 45 होना चाहिए था। मैं जा करके सर ने, सब लोगों ने कहा एसपी सर है। तो हम गए, हमने सर कहा सर नमस्ते। बोले क्या बात है? मुझे सर हम पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। तो बोले अच्छा। लेकर के गए वो वहां तक जहां तक नाप जोख हो रही थी। बोले क्या कमी है? तो बोले कि वजन कम है 2 किलो। तो उन्होंने थोड़ी सी हमसे बात किया यही सब, और कहा बेटा अभी तुम जाओ पढ़ो, दुनिया बहुत लंबी है, तुम और आगे निकल सकती हो। यही शब्द उन्होंने कहा था। आज भी वो शब्द मुझे याद है। हाँ, बचपन था थोड़ा। आके मैं स्टेशन पर रोई, क्योंकि पैसेंजर से ही मुझे जाना था मनकापुर, और स्टेशन पे बैठ के बहुत रोई थी, क्योंकि मेरा चाचा उस समय गोंडा आया था और देख लिया था। वकील थे चाचा भी मेरे। और जा करके मेरी मम्मी को कहा गिरजा कहाँ है? तो बोली कि गिरजा है भैया, आई है, अंदर है।
क्या बात है। तो गई थी कोतवाल बनने, कहाँ है, उनको सही कर दे। ये शब्द आज भी मुझे नहीं भूलता। क्या बात है। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि उस समय आपका जो 2 किलो वजन कम होना जी था, सर, वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। वो मैं सर आज आपने वजन इतना बढ़ा लिया अपना, पता नहीं कहाँ होंगे, लेकिन मैं आज भी वो शब्द मुझे याद है। सर ने कहा, देखा मुझे और कहा कि ये दुनिया बहुत बड़ी है बेटा, हो सकता है तुम्हारी किस्मत में कुछ और इससे भी अच्छा हो। जाओ। कहा जाता है कि अपने मन का हो तो अच्छा, और अगर ना हो तो और भी अच्छा। मतलब अगर आपके मन का नहीं हो रहा है तो ईश्वर की इच्छा, मन का हो रहा है। हर इच्छा भाभी बलवाना। सर सब कुछ ऊपर वाले मतलब वो 2 किलो वजन जो कम था वो बहुत अच्छी बात हुई। और आज तो आपका वजन ये है कि पूरा गोंडा आपको प्रणाम करता है। मतलब आपकी पोलाइटनेस, आपकी विनम्रता, आपकी सज्जनता और आपकी योग्यता, इन सबको मिलाकर आप एक व्यक्तित्व तो अपने आप में है। कुछ लोग व्यक्ति होते हैं, पर्सन होते हैं, कुछ पर्सनालिटी होते हैं। ये तो आप एक व्यक्तित्व, और आप लोगों का स्नेह सर मुझे यहाँ तक लाया। हम तो गांव के थे सर। नहीं, वो आपकी तपस्या आपको लेकर आई, आपकी माता जी की सोच आपको लेकर आई। माँ मेरी बहुत अच्छी थी सर। अच्छा, फिर हम सामाजिक मुद्दों पर बढ़े जी। तो आज का जो युवक है, आज के जो यंगस्टर्स हैं जी, वो ज्यादा सुलझे हुए हैं या वो ज्यादा तनाव में है? थोड़ा सा तनाव में सर। क्यों ऐसा? क्योंकि शिक्षा के अनुसार उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है सर, ये तो बात सच है। तो इस नौकरी के लिए सरकार जिम्मेदार है। मतलब सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती है? नहीं, देना चाहती है, समय लगाती है सर, ज्यादा समय लगाती है। उस बीच में बच्चों की उम्र चली जाती है। ये पढ़ा था मैंने कि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर, अन्याय के बराबर है, और सहना और भी अन्याय है। अच्छा, तो मतलब अगर आपको कहा जाए कि आप शिक्षा मंत्री से कोई एक मांग रखें अपनी, तो एक अध्यापिका होने के नाते, एक समाजशास्त्री होने के नाते और एक नारी होने के नाते भी, तो आप इस शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव करना चाहेंगी और मंत्री महोदय से क्या चाहेंगी? मैं यही मंत्री महोदय से कहना चाहती हूँ कि बच्चों को सही शिक्षा मिले और उनको सही समय पे वो जिस लायक हैं उनको रोजगार मिले। ज़्यादा समय उनके, मतलब ज़्यादा लंबा समय ना खींचा जाए और सही समय पर ही उनको रोजगार मिले, जिससे उनके अंदर जो असंतोष व्याप्त होता है ये ना रहे। मतलब कहीं ना कहीं जो बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ करके उनको ये सामने आता है, कहते हैं कि 4 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, बॉम्बे में हूँ, लखनऊ में पढ़ा हुआ हूँ, और सही वांट निकलती है सर। निकलते निकली, परीक्षा हुई, फिर कहीं कुछ हो गया, डिसमिस हो गया। तो मतलब इस चीज इससे निराशा, बहुत ज्यादा गहरी निराशा होती है हमारे युवाओं में। ये बात सही। तो मतलब एकदम से ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि वो उस रोजगार, जो जिस लायक है उसको रोजगार मिले सर। रोजगार मैं यही निवेदन करती हूँ उनसे। सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी तो दो, रोटी के लिए थोड़ा नमक मांग रहे हैं। जी सर, जी सर। तो मतलब इतना चाहते हैं? इतना चाहते हैं सर। बहुत अच्छा लगा मैम, आप ने पूरा विद्यालय हमारा सरस्वती देवी नारी गण बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है सर, बहुत बढ़िया। मतलब अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस हमारे महाविद्यालय परिवार के बारे में, या हमारे गणस्थली परिवार के बारे में, या रेडियो गणस्थली 89.6 FM जो अपने आप में एक परिवार है, आप क्या हम लोगों को शुभाशीष देना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी और कैसा लगा आपको? सर, ये जो गोंडा शहर की धड़कन है नारी ज्ञानस्थली, तो हम कहते ऐसे धड़कता रहे, ऐसे बिल्कुल सबकी जान में, दिल में, हृदय में ऐसे ही धड़कता रहे, ये कभी बंद ना हो, धड़कन हमेशा आगे बढ़ता रहे। और मैं यही मांग करूंगी कि हमारे नारी गैरस में हर विषय का कोर्स हो और बीएड भी यहाँ आए, जिससे लड़कियां हमारी जो बीए में करके बाहर जाती हैं वो बाहर ना जाए, यहीं प्रशिक्षित हो। अच्छा, मतलब आप चाहेंगी? जी, मैं चाहूंगी, हमेशा मांग करूंगी इसके लिए मैडम जी से और स्कूल के प्रबंध तंत्र से भी कि कोशिश करें और बीएड यहाँ आए। मतलब बीएड यहाँ पर आए और एक नई पहल शुरुआत हो। और कॉलेज तो बहुत अच्छा है, यहाँ से लड़कियाँ अच्छी शिक्षा लेकर के आगे बढ़ रही हैं। मतलब कई सारी जो है वो उच्च पदों पर भी हैं, बहुत सारी यहाँ की मैडम, यहाँ का स्टाफ बहुत अतुलनीय है सर, मेहनती बहुत है। मतलब हम लोग परिश्रम करके बच्चों, बहुत ज्यादा परिश्रम का ही ये फल है कि जो इतना अच्छी महक है। है। मतलब इसकी खुशबू खुशबू ये फैली हुई है पूरे जनपद में सर। और ये
के लिए आप लोग का जो मार्गदर्शन होता है जी, वो हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। देखिए सर, बहुत बढ़िया सर। कुछ और मतलब हमारे उज्जवल भविष्य की कामना, अगर आप हमको आशीष दें, आशीष है सर कि तो आप और आपका विद्यालय हमेशा आगे बढ़ता रहे। जी, तो हमको लगता है कि आपने सबसे पहले तो इतनी मुश्किल घड़ी में, मतलब व्यस्तताएं बहुत हैं, और इतनी व्यस्तताओं में आपने हमको अपनी जिंदगी के ये चुनिंदा पल जो दिए, तो सबसे पहले तो उसके लिए आपके कृतज्ञ हैं। सर, कम से कम आपने इतना टाइम दिया कि हम भी अपनी बात को आपके सामने, इस कैमरा के सामने रखा, हमें बहुत अच्छा लगा सर। जी बिल्कुल। और अब यही कहेंगे, कोई मुश्किल में घबराए नहीं, हाँ, हिम्मत से और मेहनत से आगे पद पद बढ़ता जाए, आगे पद पद बढ़ जाए, मतलब तमसो मा ज्योति। हाँ जी सर, जी हाँ, देखिए ज्ञान ही प्रकाश है। जी, तो बस ज्ञान के प्रकाश को हम लोग प्रयास करेंगे कि अनवरत ये जो शिक्षा की आपने लौ वहाँ जला रखी है, वो ज्ञान का प्रकाश हमेशा जलता रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आपको मैम, और एक बार पुनः आपको फिर कभी स्टूडियो में जरूर सर, जब भी आप बुलाएंगे सर हम हाजिर होंगे। जी, बहुत बहुत कोटि चरण स्पर्श। इस विद्यालय के सभी को मेरा कोट कोट प्रणाम।